कि 1/3 ऑफ इंडिया ट्रेवल्स इन आवर बसेस। को वीकनेस मानने के बजाय इसको स्ट्रेंथ बनाइए। हमारी जो बसेस थी वो जगह जगह सड़कों पे ड्राइवर अपने चॉइस से रुकता था कि जनरली वो जो होटल जो ढाबे वाले थे जिनके यहाँ रुकता था वो ढाबे वाले उनको मुफ्त में खाना देते थे, शराब भी पिलाते थे कभी कभी, और वो शराब पी करके जब गाड़ी चलाता था तो एक्सीडेंट होते थे। ढाबा आइडेंटिफाई करेंगे कि यूपीएसआरटीसी की बस उसी जगह पे रुकेगी, तो उतनी बड़ी ट्रैफिक, उतना बड़ा क्लाइंटेल उस ढाबे वाले को मिल गया। पहले वाला जो ढाबा था मुझे याद है, जिसको हमने सबसे पहले शुरुआत में लॉन्च किया एक जगह से, तो वो आदमी जिस रात में ये स्कीम लागू की गई, दूसरी रात वो अपने घर नहीं जा सका। और वो इसलिए नहीं जा सका कि उसके पास उस दिन इतने पैसे आ गए कि उसके पास बोरे नहीं थे कि उन बोरों में रख करके पैसा अपने घर ले जा सके। तो मैंने उससे कहा कि तुम अपने बस स्टेशन पे, उस समय मोबाइल फ़ोन नहीं थे, तो हमने कहा कि उस स्टेशन पे आप वहाँ पे एक टेलीफोन बूथ लगाएंगे, एक फैक्स मशीन लगाएंगे और इस टाइप के, और बाथरूम बनाएंगे साफ, जो लेडीज़ चलती थी यूपीएसआरटीसी की बसों में उनके लिए। तो वहाँ पे उससे कहा गया कि आप एक बाथरूम बनाएंगे। पेप्सी कोला, कुप्सा कोला, जिन्होंने कभी यूपीएसआरटीसी के दफ्तर की शक्ल नहीं देखी होगी, उनके बड़े बड़े जो ऑफिसर थे वो सडनली हमारे ऑफिसेज में आने लगे कि सब हम इसका वो करना चाहते हैं, हम अपना सामान आपके उस पर रखना चाहते हैं। तो मैंने उससे भी रेवेन्यू जनरेट किया। नहीं, इसकी वजह से जो हमारा रेवेन्यू था वो कई गुना बढ़ा। और आपको जानकर आश्चर्य होगा, एग्जैक्ट फिगर मेरे पास इस समय नहीं है, लेकिन एग्जैक्ट पोजीशन ये हुई कि हमारी कंपनी जो परपिचुअली लॉस में चल रही थी और कोई ये मानता नहीं था कि यूपीएसआरटीसी कभी बेनिफिट कर सकती है, उसमें उसको हमने पहली बार वो ब्रेक इवन किया और उसने कैश प्रॉफिट जनरेट किया। और आज की तारीख में भी यूपीएसआरटीसी उन्हीं सारे रास्तों को अपनाते हुए आज की तारीख में अभी प्रॉफिट में है। हेलो, वेलकम टू इंडियन मास्टरमाइंड्स। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो करियर में अपना एक स्पष्ट प्रभाव छोड़ते हैं। आज ऐसे ही एक ऑफिसर हमारे साथ हैं जिन्होंने अपने करियर में ऐसे डिसीजंस लिए जिनका पूरे प्रदेश में, क्या पूरे देश में ट्रांसफॉर्मेशनल इम्पैक्ट आया है। उनका नाम है श्री देश दीपक वर्मा, 1978 बैच, आईएएस ऑफिसर यूपी काडर के। यूपी में बहुत जगहों पे रहे, केंद्र में सचिव भी रहे और वो राज्यसभा के महासचिव रहे। आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडियन मास्टरमाइंड्स में। थैंक यू सर जी। खास तौर पे ब्यूरोक्रेसी को माना जाता है कि रेड टेप, जहाँ पे आके सारी चीज़ें रुक जाती हैं, कि बिना रेड टेप को काटे हुए आगे बढ़ा नहीं जाता। और आपने अपने करियर में बहुत जगह पे रेड टेप को बिल्कुल ख़त्म किया। तो खैर, आप डीएम सर कहाँ पे रहे? क्योंकि सबसे अहम पोस्टिंग जो डीएम की मानी जाती है, कहा जाता है कि पूरे ज़िले का प्रशासन उनके हाथ में होता है। मैं बहुत लकी रहा हूँ इस मामले में कि मैंने उस पीरियड में, जिस पीरियड में लोग सामान्यतः एक ज़िले में जिला मजिस्ट्रेट हुआ करते थे, मैं लगभग 4 जिलों में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट रहा और सारे सेंसिटिव डिस्ट्रिक्ट्स, और फिर 2 मैंने बहुत सेंसिटिव कमिश्नरी भी की। तो मैं अल्मोड़ा में, अलीगढ़ में, बरेली में, आगरा में डीएम रहा, और लखनऊ में और इलाहाबाद में 2 जगह मैं कमिश्नर रहा। तो ये एक बड़ा लंबा शुरुआत का जो पीरियड था वो मैंने एज डीएम कमिश्नर ही बिताया। और अलबत्ता मेरा कार्यकाल पूरा तब हुआ जब मैंने मुख्यमंत्री को लिख के दिया कि मेरा सारा टेन्योर डीएम और कमिश्नर का हो रहा है, तो मुझको अब मैं दूसरे टाइप का अनुभव भी लेना चाहता हूँ। तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि कोई कमिश्नर लखनऊ है, वो ऐसी चिट्ठी लिख रहा है कि हम नहीं रहना चाहते हैं कमिश्नर। तो उन्होंने बुला के मुझे पूछा कि ये क्या है। हमने कहा, सब मैं एक तरह का अनुभव लेता जा रहा हूँ, मुझे कुछ और भी तरह के अनुभव चाहिए। तो उस समय मेरी पोस्टिंग यूपीएसआरटीसी में हुई। ओके, सो नाउ लेट मी कम टू यूपीएसआरटीसी। उत्तर प्रदेश सड़क परिवहन निगम, यूपी स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन, ये जब से मुझे याद है तब से माना जाता है कि जितनी भी जो रोडवेज़ की बसें कहा जाता था कि वो यूपीएसआरटीसी की होती हैं, और वो कभी भी
प्रॉफिट में नहीं रहा, हमेशा बहुत घाटे का निगम माना जाता था कि सब सरकार उसमें पैसे डालती जाती है और वो कभी भी रिकवर नहीं कर सकता। तो आपने उसको कैसे कैसे हैंडल किया? ये आपने एक ऐसा प्रश्न पूछा जो मेरे हृदय के बड़ा करीब है, तो मैं इसके बारे में थोड़ा डिटेल में उत्तर आपको दूंगा। जब मैं यूपीएसआरटीसी में पहुंचा तो बहुत सारे लोगों ने समझा कि ये इनको पनिशमेंट पोस्टिंग दे दी गई, और मैं गया वहाँ पे तो सचमुच में बुरी हालत थी। कर्मचारियों के तनख्वाह देने के लिए पैसे नहीं थे, कॉरपोरेशन घाटे में था, सरकार के ऊपर हमको डिपेंड करना पड़ता था हर चीज़ के लिए। तो मैंने उसकी एनालिसिस में यूपीएसआरटीसी का रोड ट्रांसपोर्ट का उस समय माना जाता था कि रोड ट्रांसपोर्ट का मतलब, उत्तर प्रदेश रोड ट्रांसपोर्ट का मतलब कि उसमें गरीब लोग अपने गठरी और ये चीज़ें लेकर के उसमें चलते हैं, कम किराया होगा, सीटें फटी हुई होंगी और शीशे टूटे हुए होंगे, और उससे चलाया जाएगा और किसी तरह से उसकी खर्चा निकाला जाएगा, ये उसका एंगल था। फिर मैंने कैलकुलेट किया, मैंने पैसेंजर फिगर निकाली और एक फिगर मैंने उसमें निकली उस समय, उसके आंकड़े के हिसाब से मैं कहा करता था कि 1/3 ऑफ इंडिया ट्रेवल्स इन आवर बसेस, यानी जो इंडिया की जो पॉपुलेशन थी और जो हमारा एनुअल पैसेंजर ट्रैफिक था वो 1/3 ऑफ इंडिया था। मैंने कहा इतनी बड़ी 33 करोड़ का शायद उस समय की फिगर थी। तो मैंने कहा कि इस फिगर को हमें लिवरेज करना चाहिए, इसको वीकनेस मानने के बजाय इसको स्ट्रेंथ बनाइए इसकी हमारी। तो हमने उसकी स्ट्रेंथ बनाई और उसके जो जो वीक पॉइंट्स थे उनको हमने टैप किया, रेवेन्यू बढ़ाने का और किराए में चोरी ना हो, ये सब तो किया ही किया, बट बहुत सारे ऐसे मेजर्स लिए हमने जिसमें हम इस बड़े लार्ज नंबर का हम फ़ायदा उठा सके। उदाहरण के लिए मैं आपको देता हूँ कि हमारी जो बसेस थी वो जगह जगह सड़कों पे ड्राइवर अपने चॉइस से रुकता था, और ये कोई छिपाने की बात नहीं है, ये बता सकता हूँ आपको कि जनरली वो जो होटल, जो ढाबे वाले थे जिनके यहाँ रुकता था वो ढाबे वाले उनको मुफ्त में खाना देते थे, शराब भी पिलाते थे कभी कभी, और वो शराब पी करके जब गाड़ी चलाता तो एक्सीडेंट होते थे, उसमें ड्राइवर की डेथ हो जाती थी, लोगों की डेथ हो जाती थी। जिन लोगों की डेथ होती थी उन्हें हमें कंपनसेशन देना पड़ता था, और जो ड्राइवर की डेथ होती थी उसका जो मुआवजे में उसके बच्चे को हमें जवाब देना वो जनरली कंपनसेटरी देता था, जिसको कि ड्राइविंग अगर नहीं आती है तो उसको केवल चपरासी बनाना पड़ता था क्लास 4 के एम्प्लॉइज़ में, प्रोडक्टिव एसेट्स नहीं बन रहे थे हमारे। तो मैंने इस पूरी समस्या का पॉइंट टू पॉइंट सोल्यूशन ढूंढा। पहले मैंने ये किया कि जो सारी बसेस जो हमारी जगह जगह खड़ी होती थी, तो मैंने एक आइडेंटिफाई की स्कीम, उसका नाम रखा मैंने ढाबा स्कीम। तो ढाबा स्कीम में हमने लोगों से कहा, जो ढाबा के किनारे दुकानें चलते हैं, तो हमने कहा कि हम कुछ ढाबा आइडेंटिफाई करेंगे कि यूपीएसआरटीसी की बस उसी जगह पे रुकेगी और उस जगह पे रुकेगी और उसके बाद वो अगले स्टॉपेज पे जाएगी। वो सब प्रिस्क्राइब कर दिया गया कि ये मतलब कि अब ये ढाबे वाला कोई शराब नहीं पिलाएगा। हाँ, नहीं, उसमें हुआ क्या कि जब हमने कहा कि ये जो प्रिस्क्राइब ढाबा है उसकी मॉनिटरिंग की जाएगी। अब ये जो है क्या हुआ, ये विन विन सिचुएशन हो गई इसके लिए। इसमें हमने ये भी इसमें व्यवस्था की कि जो ढाबा वाला होगा, ढाबे वाले को क्या हुआ कि जब ये बसें हमारी रुकने लगीं, तो आपको मैंने बताया कि 1/3 ऑफ इंडिया ट्रेवल्स इन आवर बसेस, तो उतनी बड़ी ट्रैफिक, उतना बड़ा क्लाइंटेल उस ढाबे वाले को मिल गया। कस्टमर्स बढ़ गए, कस्टमर्स उसके बेइंतहा बढ़ गए, मुझको याद, सेल्स बढ़ गई। तो जो पहले वाला जो ढाबा था, मुझे याद है, जिसको हमने सबसे पहले शुरुआत में लॉन्च किया एक जगह से, तो वो आदमी जिस रात में ये स्कीम लागू की गई, दूसरी रात वो अपने घर नहीं जा सका। और वो इसलिए नहीं जा सका कि उसके पास उस दिन इतने पैसे आ गए कि उसके पास बोरे नहीं थे कि उन बोरों में रख करके पैसा अपने घर ले जा सके। वो आदमी अभी भी जीवित है और अब बढ़िया एयर कंडीशन कार से चलता है। मैं मिला हूँ उससे अभी कुछ दिनों पहले, सालों पहले। तो जीवन भर के लिए आपका मुरीद हो गया होगा। हाँ, तो उसकी इकॉनमी ऐसे इम्प्रूव हुई। जब उसकी इकॉनमी इम्प्रूव हुई तो मैंने उससे कहा कि तुम अपने बस स्टेशन पे, उस समय मोबाइल फ़ोन नहीं थे, तो हमने कहा कि उस स्टेशन पे आप वहाँ पे एक टेलीफोन बूथ लगाएंगे, एक फैक्स मशीन लगाएंगे
और इस टाइप के, और बाथरूम बनाएंगे साफ, जो लेडीज़ चलती थी UPSRTC की बसों में, उनके लिए तो वहाँ पे उससे कहा गया कि आप एक बाथरूम बनाएंगे, आप एक ये बैठाएंगे, और ड्राइवर के लिए हमने बैठने की अच्छी सी कहा उनसे कि वो उनकी अच्छी सी जगह बनाएंगे, और मुफ्त में खाना खिलाना वो उसके सिस्टम में इनबिल्ट कर दिया गया, वो हमारी स्कीम में था कि खाना जो है उसको मुफ्त में मिलेगा वहाँ पे। तो लेकिन ऐसे आपने मोनोपोली नहीं क्रिएट कर दी पूरे रूट पे, सिर्फ एक ही जगह पे? नहीं, चूंकि ये वो तो मनमाने दाम वसूलेगा। नहीं, उसका वो प्राइस जो हमने तय किया, जी। जब हमने ढाबे वाले को बुलाया, इनवाइट किया, तो हमने उसमें प्राइस भी तय किया कि हम इसमें इस चीज़ का इतना पैसा, इस चीज़ का इतना पैसा, उस पैसे पे, उस दाम पे आप अपना वो लीजिए, टेंडर दीजिए, अपना कोटेशन दीजिए। तो उन लोगों ने उसको कोटेशन अपना अपना दिया, सभी लोगों ने, और उसमें फिर जो बेस्ट सूटेड था, जो बेस्ट प्राइस दे रहा था। फैक्ट ये है कि जब हमने ये स्कीम शुरू की, ये स्कीम, क्योंकि हमारे देश में जनरली बड़े बड़े प्रोजेक्ट, करोड़ों का इन्वेस्टमेंट का जो प्रोजेक्ट होता था, उसकी ज़्यादा धूम मचती है। ये तो ऐसा इन्वेस्टमेंट था जिसमें ढाबा वाला इन्वॉल्व था, जिसके पास कोई पैसा नहीं है, UPSRTC इन्वॉल्व था, जिसके पास कोई पैसा नहीं है, और हमारे जो प्योरली पेड एम्प्लॉइज ड्राइवर्स थे वो इन्वॉल्व थे। तो देखने में ग्लैमरस नहीं थी ये स्कीम। तो कोई मंत्री जी ने उसका उद्घाटन किया? नहीं, उसके जब आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा, जब उस स्कीम का उद्घाटन करना हुआ तो हमें मंत्री नहीं मिल रहे थे, क्योंकि ऑब्वियसली जब हम उद्घाटन कर रहे थे तो वो एक छोटा सा ढाबा था। उस ढाबे पे जा कर के और कहना कि ये स्कीम हमने लॉन्च कर दी है, तो वो कन्विंस नहीं थे कि ये स्कीम कैसे लॉन्च, ये कैसे आगे चलेगी। ये कन्विंस करना बड़ा मुश्किल था, क्योंकि लोगों को आदत थी बड़े प्रोजेक्ट बना के और उसके फीता कटवाने की। इसमें फीता कटवाने की सर, देश की 1/3 आबादी अगर ट्रैवल कर रही है, उसके लिए आप सुविधाएं जुटा रहे हैं, तो कितनी बड़ी स्कीम है ये तो। नहीं, तो ये है, बट थोड़ा समझने में लोगों को टाइम लगता है। कोई नई चीज़ अगर होती है तो समझने में लोगों को टाइम लगता है। तो एनीवे, अभी हुआ ये कि शुरुआत में मैं आपको बताता हूँ कि स्टेप्स कैसे बढ़े। तो जब हमने ये स्कीम शुरू की तो लोगों ने अप्लाई किया, और सडनली जब इतना रेवेन्यू देखा बढ़ते हुए लोगों ने, तो फिर इस स्कीम एकदम पॉपुलर हो गई। तो कभी आपने उनका फूड सैंपल किया, उनका रेट सैंपल किए? वो सब किया। उसमें हमने कहा कि अब जो हमारा जो इंस्पेक्टर है, वो इंस्पेक्टर अभी तक केवल टिकट की चेकिंग करता था, और ये कि ये हमने पकड़ लिए, 20 पकड़ लिए हमने मुफ्त वाले, और ये गलत बिना टिकट है, या ड्राइवर जो है वो रैश ड्राइविंग कर रहा था, या वो ये चीज़ें करता था। इसमें हमने इन सब को पकड़ लिया, ये सब चीज़ों को रेगुलेट कर दिया। फूड। इसके और भी इम्पैक्ट्स हुए। इसमें इम्पैक्ट ये हुआ कि जो हमारे एक्सीडेंट्स थे, वो चूँकि ये मॉनिटर होने लगा, तो ये एक्सीडेंट्स के नंबर में कमी आ गई। और फिर हमने एक और स्कीम लगाई कि जो हमारे ड्राइवर्स के एक्सीडेंट हो जाता है, और उनके क्या होते थे, उनके बच्चे आ जाते थे नौकरी के लिए, और सामान्यतः लोग ऐसा करते हैं कि जो पढ़ा लिखा बच्चा है उसको तो सोचते ही इसको तो नौकरी मिल जाएगी। जो उनका सबसे कम पढ़ा लिखा बच्चा होता था, वो कहते थे कि इसको आप कंपैशनेट ग्राउंड पे लगा लीजिए अपने यहाँ पे। तो वो लगाते, अगर हम लगाते तो वो चपरासी लगा करते थे। तो हमने एक नई स्कीम बनाई कि हमने उनकी ट्रेनिंग करेंगे, हम ट्रेनिंग में उनको पैसे देंगे, और ट्रेनिंग में उनको हम, क्योंकि हमारे ड्राइवर और कंडक्टर्स की कमी थी, चपरासी की ज़रूरत नहीं थी, ड्राइवर कंडक्टर की ज़रूरत थी, लेकिन वो लोग आ रहे थे चपरासी। तो हमने एक ड्राइविंग का ट्रेनिंग का प्रोग्राम बनाया कि उसको ड्राइविंग की ट्रेनिंग दी जाएगी, और उसको भी जब वो 2 साल या 1 साल में ट्रेनिंग पूरी कर लेगा तो उसको ड्राइवर बना देंगे या उसको कंडक्टर बना देंगे, और ड्राइवर और कंडक्टर बन करके वो बस को चलाएगा। तो हमारी कई चीज़ें इम्प्रूव हुई, यहाँ तक कि इतना बिजनेस इन ढाबों पे बढ़ गया। पेप्सी कोला, कुप्सा कोला, जिन्होंने कभी UPSRTC के दफ्तर की शक्ल नहीं देखी होगी, उनके बड़े बड़े जो ऑफिसर थे वो सडनली हमारे ऑफिसेज में आने लगे कि सब हम इसका वो करना चाहते हैं, हम अपना सामान आपके उस पर रखना चाहते हैं। तो मैंने उससे भी रेवेन्यू जनरेट किया। हमने कहा कि किसको रखना है, इसका भी टेंडर होगा कि पेप्सी कोला होगा या कोका कोला होगा, आप अपना दीजिए कि इस ढाबे पे हम रखना चाहते हैं, इस ढाबे पे रखना चाहते हैं, और इसका आप इतना हमें प्रीमियम देंगे। और वो रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन को उसका हिस्सा जाएगा। रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन जो प्रीमियम और ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन को जाता। अरे वाह। और पब्लिक के लिए तो उसका कोई इम्पैक्ट नहीं था, क्योंकि दाम तय था कि दाम फिक्स था, दाम से ज़्यादा नहीं ले सकते थे।
ये कंपनीज अट्रैक्ट हुई बिकॉज ऑफ द बिजनेस इन्वॉल्व, कि इतना Right. बड़ा बिजनेस बढ़ गया, तो उन्होंने कहा ये बहुत अच्छा मौका है। सिमिलरली हमने इसमें आइसक्रीम के लिए किया, आइसक्रीम की जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वो आई गई, और भी कुछ कई चीज़ें थी, बहुत तो पुरानी बात है। इससे कॉरपोरेशन का रेवेन्यू 1 साल 2 साल या 3 साल में करीब कितना बढ़ गया होगा? नहीं, इसकी वजह से जो हमारा रेवेन्यू था वो कई गुना बढ़ा, और आपको जानकर आश्चर्य होगा, एग्जैक्ट फिगर मेरे पास इस समय नहीं है, लेकिन एग्जैक्ट पोजीशन ये हुई कि हमारी कंपनी जो परपिचुअली लॉस में चल रही थी और कोई ये मानता नहीं था कि यूपीएसआरटीसी कभी बेनिफिट कर सकती है, उसमें उसको हमने पहली बार वो ब्रेक इवन किया और उसने कैश प्रॉफिट जनरेट किया, और आज की तारीख में भी यूपीएसआरटीसी उन्हीं सारे रास्तों को अपनाते हुए आज की तारीख में अभी प्रॉफिट में है। सर, ये यूपी रोडवेज की बसेस पे हम देखते हैं बाहर बहुत बड़े बड़े विज्ञापन लिखे होते हैं, प्रिंटेड होते हैं, क्या उससे भी या रेवेन्यू उससे भी हुआ, ये भी हुआ, बहुत सारी चीज़ें हुई। अच्छा, दूसरा ये हुआ कि हम कभी भी महंगी वाली बसें नहीं लगाते थे, हम केवल अपनी इस टाइप की बस लगाते थे जो आम लोगों के लिए चला है। तो हमने दोनों चीज़ें की, इनकी जो बसेस है इनका कंडीशन इम्प्रूव किया, और प्लस हमने हाई एंड की बसेस भी चलवाई। तो पहली बार वोल्वो की बसें, एयर कंडीशन बसें लगाई गई, लखनऊ दिल्ली, लखनऊ इलाहाबाद, इस तरह की सर्विसेज शुरू की गई, जिसमें हम फेयर ज़्यादा रखते थे, किराया ज़्यादा रखते थे, तो हमारा रेवेन्यू उससे जनरेट होता था, और जो लाम पब्लिक की जो सर्विसेज थी उसमें हम फैसिलिटी इंप्रूव करते थे, उसकी वजह से तो हमें भी रेवेन्यू आने लगा। जो यूपी रोडवेज की जो बसें थी उनमें कंडीशंस इंप्रूव हो गई, और हमें उनका किराया ज़्यादा नहीं बढ़ाना पड़ा, सबसे बड़ा एडवांटेज हुआ। तो हम हाई एंडिंग जो पेइंग लोग थे उनसे हम रेवेन्यू ज़्यादा लेने लगे, उनसे हमें इनकम ज़्यादा होने लगी, और उसको हम अपनी सर्विसेज में इम्प्रूव करने लगे बिना किराया बढ़ाए हुए। सबसे बड़ी बात ये हुई कि किराया जो हमने उस पीरियड में बहुत ही मार्जिनली बढ़ाया, कभी किराए के बारे में कभी कोई शिकायत नहीं जो पहले हुआ करती थी, वो उस पीरियड में कभी कोई आंदोलन नहीं हुआ कि हाँ आपने किराया बढ़ा दिया, बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया। उसमें हमने सारे में एक कैप लगा के रखा हुआ था। और सबसे बड़ी चीज़ कि आपके क्लाइंटेल की जो इकोनॉमिक सिचुएशन थी सबसे निचले स्तर से बढ़ के वो मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास तक पहुंच गई, क्योंकि इसी में तो मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास भी चलते हैं। तो अब ये सिर्फ ईडब्ल्यूएस की ट्रांसपोर्ट की जगह नहीं रह गई थी, एक क्लाइंट बेस भी और बढ़ गया। इसमें आपको एक और भी बताऊँ मैं स्कीम, उसी समय लखनऊ और शारजा की वो चली थी बस, वो एयर सर्विस शुरू की थी। तो हमने शारजा, लोग समझते थे यूपीएसआरटीसी का मतलब कि ऐसे ही ड्राइवर, ऐसे ही कंडक्टर, ऐसे ही क्लाइंटेल सब लोअर तबके के या लोअर स्टैंडर्ड के होंगे, ये माना जाता था। लेकिन हम लोगों ने जब वो ये सर्विस शुरू हुई तो हमने वहाँ पे हमने अपनी उसके साथ कनेक्ट किया, क्योंकि बहुत सारे हमारे यहाँ के लोग ईस्टर्न यूपी के, कानपुर के, इवन वेस्टर्न यूपी के लोग बाहर कंट्रीज़ में हैं, वो जब यहाँ आया करते थे तो उनको ये बात बड़ी खलती थी कि साहब वो वहाँ से आए और यहाँ पे पता चला बस नहीं अवेलेबल है, या बस से उनको बस स्टेशन जा रहे हैं। तो हमने उनको सुविधा देने के लिए कनेक्टेड बस सर्विस शुरू की, कि वो बस एयरपोर्ट पे खड़ी रहती थी और हमारा जो कंडक्टर और ड्राइवर वो बड़ा स्मार्टली ड्रेस्ड वहाँ पे खड़ा रहता था। फिर हम उनको बस के अंदर उनको चॉकलेट, एयरपोर्ट सर्विसेज की तरह हम उनको चॉकलेट दिया करते थे, उनको खाना देते थे, और भोजपुरी गानों का टेप लगवाते थे। जो ईस्टर्न यूपी में जाने वाले हैं उसमें हमने बसेज में भोजपुरी गानों के टेप बजवाते थे। तो उनको बड़ा अच्छा लगता था कि हम जैसे ही आए, एक तो हमारी बड़ी आवाभगत हुई, हमको बड़ी इज्जत से बिठाया गया बस में, और वहाँ पे एकदम घरेलू खाना, और उनको खाना जो है वो हमने टाई अप के आईडी ढाबों में से कि वो उनको खाना एकदम देसी खाना आते ही मिलेगा। तो एयरपोर्ट से सीधे गोरखपुर, तो एयरपोर्ट से सीधे गोरखपुर जाएगा, वो एयरपोर्ट से सीधे जौनपुर जाएगा, एयरपोर्ट से सीधे कानपुर जाएगा, एयरपोर्ट से सीधे मेरठ जाएगा। वो अभी भी हैं? वो अभी भी है, सर्विस चल रही है। किराया उनका हम ज़्यादा रखते थे जी, ऑब्वियसली किराया बहुत ज़्यादा रखते थे हम उनका, लेकिन उनके लिए कोई अंतर नहीं पड़ता था, बिकॉज इतना पैसे खर्च करके वो आ रहे हैं, दे वर लुकिंग फॉर फैसिलिटी। तो उन्होंने कहा कि बहुत ठीक, अदरवाइज़ क्या होता, तो उनको वहाँ से आते थे, फिर उनको वहाँ से बड़ी कठिनाई से बस स्टेशन जाना पड़ता था, बस स्टेशन पे फिर उनको अपना सामान रखना पड़ता था, कई बार चुंगी वाले और लोग उनको परेशान किया करते थे, तो उनको बड़ी फैसिलिटी हो गई। तो ये हुआ, तो हम इन चीज़ों से रेवेन्यू अर्न करते थे। आइडिया ये था कि
get your revenue from people who can pay and improve your facility which is at the grassroots level. तो ये स्ट्रेटजी बहुत अच्छा काम किया उस समय। फिर हमने और भी चीज़ें की, जैसे हमने नई बसेस ले आए जिनकी वजह से हम जो हमारी जो पर किलोमीटर जो वो था एक्सपेंडिचर रेवेन्यू फ्यूल वो कम हुआ। हमारी गाड़ियों का किलोमीटर जो एवरेज था 1 किलोमीटर जो चल सकती थी वो नंबर बढ़ गई, उसका संख्या बढ़ गई उसकी। तो इन सब चीज़ों का बेनिफिट हमको चारों तरफ से आने लगा एंड आई थिंक विद इन अ ईयर और सो वी हैड ब्रेकन इवन। सो दिस इज सच अ गुड ट्रांसफॉर्मेशनल इंसिडेंट। मुझे लगता है कि जो भी इसको सुनेगा तो इट्स अ सच इंस्पिरेशनल स्टोरी कि हर एक आदमी को मन करेगा कि हम भी इस तरीके के कुछ इनोवेटिव आइडियाज़ लेके आएँ और हमेशा के लिए एडमिनिस्ट्रेशन पे अपना इम्प्रिंट छोड़ें। मैं एक बात जो आप कह रहे हैं दैट्स वेरी काइंड ऑफ यू, बट इसके अलावा एक चीज़ और मैं कहना चाहता हूँ कि कई बार बहुत सारे इवन IAS ऑफिसर्स में ये बात लागू होती है कि वो किसी पोस्टिंग पे चले जाते हैं या पोस्ट होते हैं तो वो समझते हैं कि ये पोस्टिंग बेकार है, इसमें तो इसकी कोई वैल्यू नहीं है, ये तो लॉस में है। तो उस सिचुएशन से एडवांटेज निकालना, जो अच्छे अफसर होते हैं वो उन ऐसी सिचुएशंस में से भी अपॉर्चुनिटीज़ टू परफॉर्म, अपॉर्चुनिटीज़ टू बेनिफिट द सोसाइटी, बेनिफिट द गवर्नमेंट, बेनिफिट द सिस्टम वो निकालते हैं। और वो जब आप करते हैं तो आपको खुद को भी उसका क्रेडिट मिलता है। लोगों की समझ में आता है ये बात कि इस कठिन काम को अगर इस व्यक्ति ने किया तो उसको उसका क्रेडिट भी मिलता है, पब्लिक से इसका क्रेडिट। मेरे समय में कोई स्ट्राइक नहीं हुई। आपको एक उदाहरण केवल देना चाहता हूँ मैं। ड्राइवर्स और कंडक्टर्स की जो एनुअल मीटिंग हुआ करती थी, उस एनुअल मीटिंग में MDs वगैरह जाने से घबराया करते थे। तो हमारे समय में हुआ तो मुझसे भी कहा गया कि नहीं आप मत जाइए, हमारे अफसरों ने कहा कि आप मत जाइए। मैंने कहा नहीं मैं जाऊंगा। मैं गया और आई हैड नो प्रॉब्लम। मतलब वो इतनी अच्छी मीटिंग हुई मेरी कि वो अभी तक मुझे उस मीटिंग का वीडियो और उसकी कवरेज वो सब मेरे पास है। जी जी सर, ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और मुझे लगता है कि आपने अपने जीवन में और भी बहुत से ढेर सारे काम किए होंगे, तो हम एक एक करके उन पे बात करेंगे। आज के लिए मुझे लगता है कि व्यूअर्स के लिए ये अपने आप में बहुत है। अगले एपिसोड में हम आपसे आपके दूसरे कामों के बारे में बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू। उम्मीद है आपको यह बातचीत पसंद आई होगी। इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए इंडियन मास्टरमाइंड्स को फॉलो करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नीचे दिए गए बेल आइकन को दबाएं जिससे आपको नए वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तब तक स्टे क्यूरियस, स्टे इन्फॉर्म्ड एंड कीप वॉचिंग इंडियन मास्टरमाइंड्स। थैंक यू।